के युवा ने ठाना है, सरकार को सबक सिखाना है। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं युवाओं के बेरोजगारी के बारे में बात करूंगा। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और वादे ना पूरे करने पर बदल जाती हैं। पर वर्तमान सरकार की बात ही कुछ और है। लोग कहते हैं कि लहर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तेज और ऊंची लहरों पर जब आम आदमी कश्ती लेके निकलता है तो ये कहना मुश्किल है कि वो कहीं पहुंचेगा या बह जाएगा। इधर लॉकडाउन की बदइंतजामी और कोरोना के डर से धंधा मंदा हो चला है। जो वादे किए थे गुड गवर्नेंस के, वो कहीं खो से गए हैं। नीतियां ऐसी बनाई गई जिससे छोटे और मध्यम व्यापार करने वाले हिल गए। नौकरी की आस रखने वाले तो छोड़ दीजिए, लोगों के पेंशन तक से कटौती की जा रही है। जहां हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, वहीं पिछले 6 सालों में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। आर यू कॉमेडी मी? कुछ किया धरा तो कोरोना का है और कुछ बैड गवर्नेंस एंड बैड एजुकेशन का भी है। ग्लोबल हसल एक सॉल्यूशन बेस्ड चैनल है जिसमें मैं देश दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं और उसके सॉल्यूशंस पर चर्चा करता हूं। Oh my God! Wow! Do it! Do it! नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, जो एक सेंट्रल एजेंसी है, उसके मुताबिक 2017-18 में ही बेरोजगारी दर 6% से ऊपर था, जो 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर था। आपको रोजगार मिला, आपको नौकरी मिली। भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कोरोना काल से पहले सरकार की नोटबंदी ने और जीएसटी के खराब इंप्लीमेंटेशन ने देश की जीडीपी 3% से गिरा दी थी। दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ओकुन्स, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो डायरेक्ट रिलेशन बताता था देश की जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। उनके मुताबिक अगर देश की जीडीपी 3% से बढ़ती है तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट 1% से घट जाती है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 2020 के पहले क्वार्टर में जब जीडीपी 24% से नीचे गिरी है तो कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे। भारत जैसे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं यहां कुछ प्रमुख कारण के बारे में चर्चा करूंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा दबाव पड़ना और कृषि उत्पादन का कम होना। इस बात को समझने के लिए हमें इंडियन इकोनॉमी के बेसिक को समझना जरूरी है। हमारी जो जीडीपी है उसको बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी आती है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज आती है और टर्सरी सेक्टर जो एक सर्विस सेक्टर है। अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो 2014 के अनुसार प्राइमरी सेक्टर देश की जीडीपी में 70% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं सेकेंडरी सेक्टर 29% कंट्रीब्यूट करता है और टर्सरी सेक्टर जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो 53% कंट्रीब्यूट करता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन है वो सर्विस सेक्टर को दिखा रहा है। जहां 1950 में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% था, वहीं 2014 आते आते इसका कंट्रीब्यूशन 54% से ऊपर हो गया है। जहां 1950 में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 50% से अधिक था, वहीं 2014 आते आते इसका कंट्रीब्यूशन 17% से भी कम हो गया है। जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1950 से 2014 तक मामूली सी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से भी अधिक है और इंडिया की बात करें तो इसमें 30% से भी कम है। पिछले 60 सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही मामूली सी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 48% लोग कृषि से जुड़े हैं। पिछले 70 सालों में हमारी जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन कृषि से होने वाला लाभ घट गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में दबाव और ज्यादा बढ़ गया। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके पीछे हमारा खराब एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। बचपन में जो हमें साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया जाता है, उसको डेली लाइफ में क्या यूज है वो किसी को नहीं पता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल स्किल को ऐड करने की जरूरत है, जिससे कम समय में लोगों को इंडस्ट्री में काम करने लायक बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये वरदान है स्किल्ड वर्कर के लिए और अभिशाप है अनस्किल्ड वर्कर के लिए। क्योंकि हमारे देश में अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा हैं, तो जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो जॉब लॉसेस ज्यादा होती हैं। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर
सेक्टर हर कोई बेरोजगारी की मार झेल रहा है। अगर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो यहाँ करीब 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई। वहीं रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी कम नहीं है, यहाँ 20 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी है। वहीं सबसे बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है। टूरिज्म में काम करने वाले लोगों का तो इससे भी बुरा हाल है, यहाँ करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर टैक्स की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर कोई टैक्स पे करता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या सामानों पे लगने वाला जीएसटी हो। कोरोना वायरस जैसी महामारी आती है तो सरकारों को अपनी खजाने का दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन उल्टा सरकार लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रही है, कभी पीएम केयर फंड के नाम पे तो कभी किसी और नाम पे। हालांकि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन इससे छोटे और मध्यम बिजनेसमैन को कोई भी लाभ नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारों ने पिछले 2 दशकों में कोई कदम नहीं उठाया है। यह सच है कि सरकार नरेगा जैसी स्कीम 2005 में लाई, जिसने ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी रोजगार दी। स्टार्टअप इंडिया लाई जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के उद्देश्य से था। स्टैंड अप इंडिया लाई जिसका उद्देश्य एसटी, एससी और वुमेन को एम्पावर करना था। पीएम मुद्रा जैसी स्कीम जिसने छोटे और मध्यम बिजनेसमैन को लोन दिया। स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम भी चलाए गए। अगर मनरेगा को छोड़ दें तो किसी भी स्कीम का ज्यादा लाभ बेरोजगारी को कम करने में नहीं मिला। अंत में मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस महामारी के वक्त में देश के सबसे गरीब 20% लोगों को यूनिवर्सल बेसिक स्कीम ला करके कुछ मिनिमम इनकम फिक्स किया जाए, जिससे गरीब अपनी बेसिक जरूरतें जैसे रोटी, स्वास्थ्य और पढ़ाई का ध्यान रख सके। छोटे या मध्यम इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट कैश या इंटरेस्ट फ्री लोन दे ताकि कोरोना वायरस के महामारी के बाद उसका बिजनेस सुचारू रूप से चल सके। सरकार को एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिससे और भी जॉब क्रिएशन हो। हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी को और भी बढ़ाने की जरूरत है। ये माना जाता है कि अगले 10 सालों में हमें करीब करीब 115 मिलियन जॉब क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे हमारा जो वर्क फोर्स है उसे इंगेज किया जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट घटाया जा सके।